केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम की। विपक्ष ने देश के राष्ट्रीय गीत के जो अपमान का कदम उठाया है उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है। देश की सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी उस वंदे मातरम का अपमान करने में लगी हुई है जिसे आजादी से पहले उसी के अधिवेशनों में गाया गया। जिस वंदे मातरम के रचनाकार खुद कांग्रेस से जुड़े लोग रहे, अब उसी वंदे मातरम का सम्मान करने में कांग्रेस को एलर्जी हो रही है। जिन्ना वाली सोच विचारधारा के चलते दशकों पहले वंदे मातरम के 4 छंद हटा दिए गए। उसी रास्ते पर अब कांग्रेस चल पड़ी है। उसकी कथनी और करनी दोनों के बीच के अंतर का देशवासियों को पता लग गया है और अब बीजेपी उसके हर एजेंडे का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। पर्दाफाश से याद आया, पर्दाफाश तो कांग्रेस के वंदे मातरम विरोधी सोच के अगुआ राहुल गांधी का भी हुआ है। राहुल गांधी की सोच का भी हुआ है जिसकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है, क्योंकि जिस गूंज के बूते राहुल जी देश की सत्ता का सपना देख रहे हैं, उस गूंज के पीछे पैसों के खेल का जो खुलासा हुआ है वो आपको चौंका देगा। साथ ही साथ राहुल गांधी के छात्रों को लेकर भी रवैये अब सामने आ चुके हैं। जंतर मंतर का नाम लेकर कहीं भी धरने पर बैठने वाले राहुल गांधी झारखंड के रांची में छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं और साफ कर दे रहे हैं कि छात्र उनके लिए सियासी रुपया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जब पैसे की बात चली है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय रुपया से ज्यादा चर्चा चवन्नी अठन्नी की हो रही है। कौन चवन्नी है, कौन अठन्नी है और कौन रुपया है, इसको लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और इसका जिम्मा उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो अपने पुराने साथियों की तुलना चवन्नी से कर रहे हैं। लेकिन लगता है इस बार चवन्नी कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उस सनक की जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। आईफोन का ऐसा फितूर चढ़ा कि एक परिवार खत्म हो गया। कैसे एक फोन ने 3 जिंदगियों को समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से सामने आई इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर फोन को ना कहना इतना भारी पड़ सकता है और ऐसा कुछ हो जाएगा जो किसी परिवार ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। सपना, जी हां, सपना तो प्रेसिडेंट ट्रंप देख रहे हैं, अमेरिका के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का। अक्सर अपने अनोखे अंदाज और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ट्रंप ने इस बार अपने मन की बात को जाहिर कर दिया और कह दिया कि वो एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश रखते हैं। साथ ही ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और बताया कि कौन है हॉर्मुज का असली मालिक। इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया है, परेशान कर दिया है। बात मालिक की चल रही है तो बात कर लेते हैं भारत की उस पार्टी की जो देश की आजादी पर अब मालिकाना हक बताती रही है। आज तक जिस पार्टी के नेता ये जताते नहीं थकते कि उन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने देश के संविधान को बनाया, राष्ट्रगान दिया, राष्ट्रगीत भी दिया, वगैरह वगैरह, लेकिन अब इसी सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय गीत को गाने में अपमान फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है मानो वंदे मातरम नहीं गाना हो बल्कि दुश्मन देश में जाकर जंग लड़नी हो। जिस तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चलते देश का बंटवारा हुआ,
उसी सोच से ग्रसित आज के कांग्रेस नेता वंदे मातरम और उसके छंदों को गाने से इनकार कर दे रहे हैं। अब इन सबको सिखाने का बीड़ा उठा लिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी की बैठक में कांग्रेस के वंदे मातरम के अपमान को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और कांग्रेस को याद दिला दिया पूरा इतिहास। देखिए, वंदे मातरम से इनकार। कांग्रेसी सोच का पर्दाफाश। सब हमारे स्कूल में पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लोग सावंत गिवन हमको ही म्याऊ कर रहे। ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ। नहीं गाएंगे वंदे मातरम। खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा। और क्या होता है सम्मान? राष्ट्रगान का सम्मान खड़ा होना ही है, राष्ट्रगीत का सम्मान खड़ा ही होना तो है। खड़ा हो जाऊंगा, गाओ तुम, खड़ा हो जाऊंगा भी सीधा। कांग्रेस को नहीं आती शर्म। आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? एक बार नहीं, बार बार लगातार जब मौका मिला तब कांग्रेस ने देश के मान वंदे मातरम का किया अपमान। जिस वंदे मातरम को गाकर देश के लाखों लोग आजादी की लड़ाई में वेदी में कूद गए, जिस वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर हजारों लोगों ने प्राणों की आहुति दी, उस वंदे मातरम से कांग्रेस को इतनी क्या मिर्च लगी कि उसने वंदे मातरम को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जिस तुष्टीकरण की सोच के चलते देश का बंटवारा हुआ, जिस सोच के चलते वंदे मातरम को 2 छंद तक सीमित कर दिया गया और 89 साल तक लोगों ने आधा अधूरा वंदे मातरम गाया, लेकिन 2025 में पीएम मोदी की कोशिशों के चलते संसद में वंदे मातरम को पूरा गाने का कानून बना। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे पूरा बजाया गया। देशवासियों के लिए ये गर्व का क्षण दशकों बाद आया। लेकिन इस शुभ अवसर पर भी कांग्रेस को विरोध का राग ऐसा लगा, वोट बैंक जाने की ऐसी चिंता सताई कि उसने वंदे मातरम के अपमान के लिए 15 अगस्त का दिन ही चुना। 15 अगस्त तो 15 अगस्त, बल्कि उसके बाद से हर जिस दिन कांग्रेस नेताओं के आगे वंदे मातरम बजा, उन्होंने 2 छंद के बाद गाने से इनकार कर दिया और वंदे मातरम बंद भी करवा दिया। और तो और कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव तक पारित कर दिया कि हमारे यहाँ 2 छंद वाला वंदे मातरम ही चलेगा। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, जैसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। भाई खड़गे साहब, क्यों चलेगा? क्या आपके लिए कांग्रेस का प्रस्ताव देश के कानून से ऊपर हो गया? क्या आपके लिए मैडम सोनिया और राहुल बाबा का आदेश देश के संविधान से बड़ा हो गया? ये आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा या फिर सीडब्ल्यूसी की कमेटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? कुछ तो शर्म करिए राहुल जी, सोनिया जी।
वोट बैंक और विभाजनकारी सोच को अपने ऊपर इतना भी मत हावी होने दीजिए कि देश की अस्मिता खतरे में पड़ जाए। 1937 में इसी सोच के चलते देश को राष्ट्रीय गीत को 2 छंद में गाने को मजबूर होना पड़ा। फिर से वही इतिहास दोहराना चाहते हैं आप? से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। अब देखिए, कांग्रेस की वंदे मातरम विरोधी सोच पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस देश विरोध की कुंठा में आकर वंदे मातरम के टुकड़े कराने पर उतारू हो चुकी है। सुनिए। भाव को अगर तोड़ने का काम किया है तो इस देश में कांग्रेस ने किया है, कुंठा को बनाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और आज ये दिखता भी है कि अपनी भाव और कुंठा में आकर उन्होंने तो, जिन्होंने देश के 47 में टुकड़े कराए, आज वो वंदे मातरम के भी टुकड़े करा रहे हैं। वंदे मातरम को टुकड़े में नहीं, संपूर्णता में गाना ही एक ऐसे भारत का निर्माण है जिसकी कल्पना हमारे सभी आजादी के लोगों ने करी थी। खुद को घिरता दे कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, और आए भी क्यों ना। पहले तो गलती करती है और फिर उसे कबूलती भी नहीं। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। अब कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का वंदे मातरम से इतिहास जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम से हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, हमारा ऐतिहासिक नाता है। ये तो बीच में भाजपा डकैती कर रही है वंदे मातरम की, तो इनको यह रहा कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए, चाहे उसके लिए समाज को बांटना ही क्यों न पड़े, कुछ हमको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो निर्धारित मूल्य मान्यताएं हैं और उस समय की वर्किंग कमेटी ने जो कुछ तय किया है, उससे अलग नहीं हट सकते। तो हरीश रावत को तो आपने सुन लिया, अब कांग्रेस नेता नाना पटोले को भी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिखावे के लिए वंदे मातरम की बात कर रही है। सुनिए और अब आप फैसला कीजिए कि आखिर दिखावा कर कौन रहा है। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का विरोध तो कोई नहीं करेगा, तो वंदे मातरम के बारे में इन लोगों को क्या, जो जंतर मंतर पे इनको सबक दिया जैन जी ने, उसके डर के वजह से वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम पे राजनीति नहीं हो सकती। पटोले साहब, आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं राजनीति करने का, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। वंदे मातरम का पूरा गाने में आपको क्या तकलीफ है? रावत साहब, आप इतिहास याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास तो ये भी बताता है कि कभी कांग्रेस के अधिवेशनों में पूरा वंदे मातरम भी गाया गया था, लेकिन एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आपने वंदे मातरम की अपमान का जो काम किया वो देश ने 89 साल तक भुगता, लेकिन अब और नहीं चलेगा। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शुभम, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, हरीश रावत तो ये कह रहे थे कि वंदे मातरम से इतिहास कांग्रेस का जुड़ा है। अगर कांग्रेस का इतिहास जुड़ा है तो आपको तो सम्मान करना चाहिए, आप अपमान करने पे क्यों लगे हुए हैं? बिल्कुल साफ तौर पर जैसा कि 15 अगस्त को हुआ और उसके बाद से ही देश में जिस तरह से कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है, उसके बाद से ही नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है और बीजेपी लगातार ये मांग कर रही कि कांग्रेस इस पर माफी मांगे। लेकिन आज जब बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद में नितिन नवीन की अध्यक्षता में बड़ी बैठकें हुई, तो बैठकों में सबसे पहली बैठक में इस बात को लेकर प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस ने जिस तरह से वंदे मातरम का अपमान किया है उसकी हम निंदा करते हैं और उसके बाद पूरे राष्ट्र में इस बात को पहुंचाएंगे कि कांग्रेस किस तरह से राष्ट्रगीत का अपमान करती
करती है। इसके अलावा आज की जो बैठकें हैं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, कई बड़े विषयों को लेकर चर्चा की गई। नितिन नवीन ने तमाम जो नई कार्यकारिणी के सदस्य हैं, नई जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन लोगों से परिचय लिया, उनसे बातचीत की और उनको समझा कि कैसे हमें इस नई नीति के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब पूरा फोकस जेनजी पर है, युवाओं पर है, महिलाओं पर है। जैसा कि बताया इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कि बीजेपी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ पर सेवा संकल्प अभियान बनाने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। और ऐसे में तो देखिए, वंदे मातरम का अपमान तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी ने भी अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये चेतावनी भी दे दी है कांग्रेस को कि अब आने वाले वक्त में वंदे मातरम का अपमान नहीं काम करने वाला है। चलेगा तो अब राहुल बाबा का देश के युवाओं को भ्रमित करने का प्रोग्राम भी नहीं, क्योंकि एक और उनके हाथ में रहता है संविधान, दूसरी ओर वंदे मातरम का ये करते हैं अपमान। यानी दो मुहा रवैया। छात्रों को लेकर भी इनका रवैया कुछ ऐसा ही है। लगता है राहुल एंड पार्टी के पास दो चश्मे हैं, एक जिससे इन्हें अपने मतलब की चीजें साफ साफ नजर आती हैं, दूसरा जिसमें इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और इनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। यानी मैं करूं जो सही, खाता चाहे वही। जब से जंतर मंतर वाला तंत्र एक्टिव हुआ है, तब से तो देश के युवा नेता राहुल गांधी युवाओं की फौज के बीच खुद को ऐसे प्रमोट करने में लगे हुए हैं जैसे वो दुनिया ही बदल देंगे। भाई वो युवा इनको सपोर्ट करे भी क्यों ना, जब उन्हें पैसे मिल रहे हैं। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राहुल के सो कॉल्ड छात्रों की गूंज के एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, यह जरूर बता देगा कि आखिर राहुल गांधी के मन में क्या है और कांग्रेस के लिए युवा मुद्दा है। सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक हथियार है। राहुल की गूंज गाड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे चल रही है और तो और इसके लिए उन्हें दिए जा रहे हैं भर भर के पैसे। यानी राहुल गांधी की इमेज चमकाओ और माला माल हो जाओ। कैसे, देख लीजिए। हाथ में संविधान, धरना प्रदर्शन इनका काम, गूंज के नाम पर माहौल बनाया, राहुल का एजेंडा सामने आया, इन्फ्लुएंसर खरीदने का खेल, राहुल की गूंज गाड़ी हुई डिरेल। आपने इन साहब को आजकल खूब देखा होगा। नीट पेपर लीक के बाद से तो इनका छात्र प्रेम ऐसा उमड़ पड़ा मानो सभी की समस्याओं का हल कर देंगे, सभी को नौकरी दिला देंगे। एकाएक मसीहा के रूप में इनको सोशल मीडिया पर पेश किया जाने लगा। इनकी बातों को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा मानो इनकी बड़ी बड़ी बातों से पल भर में आपके सपनों को पंख लग जाएंगे और आप अधिकारी बन जाएंगे। मुंह पर हमेशा मोदी विरोध और उसकी आड़ में देश की युवा पीढ़ी को साथ जोड़ने का प्रयास, जिसे नाम दिया है गूंज कार्यक्रम। पुणे में भी ऐसा ही गूंज कार्यक्रम आयोजन होना है, लेकिन कार्यक्रम छात्रों की गूंज से ज्यादा पैसों की गूंज में तब्दील हो गया। नहीं समझे तो इनकी जुबानी समझ लीजिए। They were asking me कि आप इसके लिए कितने पैसे लोगे, आपके चार्जेस बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। उसके बाद मैंने उनको पूछा क्या मुझे इसका ऑफिशियल इनवाइट मिलेगा या ऑफिशियल कोई इनविटेशन है, तो उन्होंने नहीं कहा। तो मैंने पूछा मुझे एग्जैक्टली करना कैसे, अटेंड करने के पैसे मिल रहे हैं? तो इस लाइक कि नहीं, आपको राहुल गांधी जी के साथ इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करने के बाद आपको वो इवेंट को कवर करना है, इवेंट कवर करके आपको 2-3 वीडियोज़ बना के डालने हैं। आपको भी वहाँ पे अलग अलग लड़कियों को बुलाया है, स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है और वीडियो डालना है। सो दिस वाज समथिंग लाइक वेरी कंसर्निंग एंड दे वर रेडी टू पे मी 25,000। सो 25,000 जो फाइनल कॉल आया तो उसमें उन्होंने मेरे को 25,000 में मुझे कंफर्म किया। आई फील दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज टुडेज जेन-ज़ी इज अवेयर, टुडेज जेन-ज़ी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो सुन लिया आपने कैसे राहुल गांधी भीड़ इकट्ठा कर रही हैं, कैसे आजकल सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी में पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस आरोप ने राहुल गांधी के इस युवा कनेक्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ये सिर्फ किसी एक इन्फ्लुएंसर को पैसे देने की बात नहीं है, बल्कि एक दिन पहले भी बीजेपी ने ऐसी एक वायरल बातचीत का ऑडियो शेयर किया था, जिसमें एक शख्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कार्यक्रम में आने और सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करने की बात कर रहा है। बातचीत में 25,000 रुपए देने की बात कही जाती है। Can you
make it everything in 25 and then you can go. Okay, and how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID and I will make the payment. प्रमोशन के लिए पैसे देने से लेकर अब राहुल एंड पार्टी गुंडई पर उतर आई है। पुणे में कार्यक्रम से पहले इसका नमूना देखने को मिला। पैसे देकर भी इन्फ्लुएंसर नहीं आ रहे तो अब छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल के झूठे प्रमोशन का पुणे में राहुल के कार्यक्रम से पहले NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में छात्राओं पर वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। ABVP कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते माजरा मारपीट में बदल गया। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वहीं पैसों से प्रमोशन के मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में 25-25 हजार रुपए देकर लोगों और इन्फ्लुएंसर्स को लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। तो गूंज मॉडल का पर्दाफाश होते ही कांग्रेस मानो बिलबिलाने लगी हो। कांग्रेस नेताओं का वही रवैया और वही जवाब बार बार सामने आता है। यह बीजेपी की साजिश है। देश के छात्र राहुल के साथ हैं, यानी गूंज में किए और दिए पैसों के खेल से बचने के लिए अब कांग्रेस के पास कोई आइडिया नहीं है। देख लीजिए। राहुल गांधी जी की हर सभा को एक पीआर इवेंट बनाया जाता है और एक पीआर करने के दृष्टिकोण से जो आजकल जो एक इन्फ्लुएंसर निकल के आए हैं उनको बुलाया जाता है, फिर एक दो हीरो हीरोइन टाइप के लोगों को बुलाया जाता है और इसके जरिए लोगों छात्रों को अट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और कि जो जेनजीस को अपील करने वाले जो गाने होते हैं, इस तरह गाने होते हैं। इस तरह के शगुफा छोड़ने से, इस तरह के ड्रामा करने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ हमारे देश का नौजवान या छात्र वर्ग जुड़ने वाला है। हाँ, राहुल गांधी जी को एक और मंच मिल जाएगा अपनी उल जलूल बातें करने के लिए। बीजेपी का आदमी बाइट लेगा, बीजेपी का आदमी वीडियो बनाएगा और बीजेपी का आदमी 25,000 देगा। 11,000 करोड़ किसके खाते में है? अदानी अंबानी किसके खाते में है? एक्चुअली ये अदानी अंबानी खाते में है। हमारे पास क्या है? पैसे है हमारे पास। जैसे बीजेपी का कैमरामैन बीजेपी का ही बाइट देने वाला, पैसे भी बीजेपी का देने वाला। तो अतुल पाटिल साहब, गलती आपकी नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो आपको बताया गया है। आपके नेता भी ऐसे ही हैं। वो एक और छात्रों की गूंज सुनने के दावे करते हैं, दूसरे ओर उन्हीं छात्रों पर लाठी भी चलवाते हैं। रांची में तो हद ही पार कर दी गई। यहां छात्रों को राहुल बाबा का पुतला जलाना इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें लाठी झेलनी पड़ी, धक्का मुक्की खानी पड़ी और तो और छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। राहुल के ऑर्डर पर सोरेन ने ऐसा टॉर्चर कर दिया कि जिसने देखा वो सिहर गया। रांची के छात्रों की गूंज राहुल गांधी तक कितनी पहुंच रही है, ये आपको हम दो तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां दिल्ली में छात्रों का दर्द दिखा तो सियासत सड़क पर उतर गई, लेकिन रांची के छात्रों का शोर क्यों नहीं सुनाई दिया राहुल गांधी जी? पहले तो रांची के आंदोलनकारी छात्र 26 दिनों तक सड़क पर भूखे प्यासे बैठे रहे, फिर उन्हें झूठा दिलासा देकर उन्हें वहां से उठवा दिया। फिर जब छात्रों की उम्मीद खत्म हो गई तो वो सड़क पर उतर आए तो आपने उन पर लठ बजवा दी। क्या यही है आपका छात्र प्रेम? क्या यही है छात्रों की असली गूंज सुनने का प्रोग्राम? तो राहुल जी, सोरेन बाबू, क्या यही है आपको न्याय? क्या ऐसे ही छात्रों की पुकार सुनी जाएगी? ऐसे ही उन बच्चों को, उन छात्रों को न्याय दिया जाएगा?
उनके साथ तो धक्का मुक्की हुई है, उन पर लठ बरसाए गए हैं और अब ये और नहीं चलेगा। आपका ये दोहरा चरित्र ये छात्र समझ चुके हैं। हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार ने आज जो माहौल किया है, हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है। यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है। यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और जो इसका जवाब हमारे गल साथी को छेड़ रहे हैं, उसका कपड़ा फाड़ रहे हैं। अब झारखंड के यहाँ तरीके से बेटियों को छोड़ रहा है। हमारी छतरानी माओ को स्टेज पे धक्का दिए गए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ, सबका पर्दाफाश होगा कि आखिर कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। गिरिडीह और रांची में पुलिस के बल प्रयोग पर बीजेपी ने जुबानी हमला कर दिया है और बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार के इस एक्शन में पुलिस से ज्यादा जेएमएम के गुंडे नजर आए हैं। सुनिए। देखिए, आज की घटना तो मैं कहूंगा कि विशुद्ध रूप से सरकार के द्वारा जेएमएम के गुंडों को लगाया गया था और गुंडा, और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। और हम सब लोगों ने भी देखा है, क्या जानते हैं, पुतला का भी छीना जब्ती होता है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे। तो वही बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लाठीचार्ज को लेकर सोरेन सरकार को घेरा और कहा कि झारखंड के सीएम सीबीआई जांच से घबराते हैं, इसीलिए जनता की आवाज को दबाते हैं। स्टूडेंट्स की मांग तो जायद, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब स्पष्टता से सारी चीजें सामने आएंगी। परंतु वहां के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, वह सीबीआई जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आंच उन तक भी पहुंचती है। तो भाई छात्र तो छात्र हैं, चाहे वो रांची से हो चाहे वो दिल्ली से हो। अगर जांच की मांग कांग्रेस ने दिल्ली में उठाई तो रांची में भी होनी चाहिए, झारखंड में भी होनी चाहिए, लेकिन सब सत्ता का खेल है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चवन्नी अठन्नी आज की जेनजी पीढ़ी शायद ही इसे जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चवन्नी अठन्नी की खनक सुनाई दे रही है और यह खनक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव का चवन्नी गान इस कदर उनको उल्टा पड़ गया कि उनके न उगलते बन रहा है न निगलते, क्योंकि कौन चवन्नी है कौन अठन्नी अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो अखिलेश को भी पता लग जाएगा। 27 में सत्ता का सपना देख रहे अखिलेश का अपने पुराने सहयोगियों का जाना इतना आखड़ गया कि वो सारी राजनीतिक मर्यादाओं को भूल चुके हैं। लेकिन अखिलेश ने मर्यादा भूली तो उन्हें उस मर्यादा का याद दिला दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। यूपी में गठबंधन की सियासत का पुराना हिसाब अब जुबानी जंग में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश के चवन्नी वाले तंज ने ऐसा सियासी सिक्का उछाला कि जयंत के बाद अखिलेश के पुराने सहयोगियों ने अखिलेश यादव के चेहरे से मुखौटा उतार दिया। देख लीजिए। पहले जयंत को बताया चवन्नी, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। फिर जाट समाज को बताया अठन्नी। समाजवादी पार्टी के सामने आई कथनी करनी, खुल गया सपा का मुखौटा। मायावती जयंत को दिया धोखा। जी हां, समाजवादी पार्टी के चेहरे से नकाब हट गया और उसके पीडीए मॉडल का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। पीडीए का असली मतलब क्या है वो साफ हो चुका है। खुद सीएम योगी इस मॉडल की नई परिभाषा दुनिया को बता भी चुके हैं। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
चलिए, योगी तो अखिलेश के प्रतिद्वंदी हैं, उनका अखिलेश को निशाने पर लेना बनता है, लेकिन अखिलेश के पुराने साथी भी अब उनकी हकीकत दुनिया को दिखाने लगे हैं। दिखाने क्या लगे हैं? खुद अखिलेश एंड पार्टी अपने बयानों से इसको जगजाहिर करने में लगे हुए हैं। अखिलेश किसी के कितने सगे हैं, ये तो उनके इस बयान से साफ हो जाता है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने 54 को रुपया बनाने का काम किया है। जो समाज राजनीतिक हाशिए पर रहा है, जिन्हें राजनीति की ABCD नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले 54 बनाए, 54 से 58 बनाए, 58 से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। ऐसे लोगों को अवसर समाजवादी ने दिया। समाजवादी पार्टी की इस गठबंधन विरोधी और समाज विरोधी सोच को अब आईना दिखाया है उन्हीं की मुंहबोली बुआ यानी मायावती ने। मायावती ने अखिलेश के गिरगिट की तरह रंग बदलने की फितरत को कटघरे में खड़ा किया और पोस्ट कर लिखा, देश की राजनीति में सपा का चाल, चरित्र और चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता और जातिवादी द्वेष से ग्रसित और अविश्वसनीय ही रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की रही सरकारों में दलितों, पिछड़ों, अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज का भी काफी शोषण और उत्पीड़न किया गया। साथ ही इनके हितों में कोई भी सकारात्मक कदम भी नहीं उठाए गए। बुआ जी तो बुआ जी, जयंत चौधरी ने भी अखिलेश की सोच को कटघरे में खड़ा किया और लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मैं मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत के साथ साथ RLD भी अखिलेश और उनकी पार्टी के बयानों पर तल्ख है। RLD ने अखिलेश को नसीहत दी कि दूसरों को ABCD सिखाने से पहले अखिलेश खुद का चरित्र देखें। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपना चरित्र आप नहीं देख रहे हैं और निरंतर अपने सहयोगियों के ऊपर, जो आपके पूर्व में सहयोगी रहे हैं, उन पे टिप्पणी, ओछी टिप्पणी और निरंतर हमलावर हैं। अखिलेश के एक और सहयोगी रहे सुभाषपा के प्रमुख OP राजभर ने भी अखिलेश के गठबंधन की कलई खोली और कहा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा खुद बेनकाब हो गया। किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है। जाट समाज को लेकर नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया। तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है। खुद को गिरता देख अखिलेश एक बार फिर अपना रंग बदल और अपने पुराने सहयोगियों को गठबंधन धर्म याद दिला रही हैं। साथ ही PDA की नई परिभाषा भी गढ़ चुके हैं। सुनिए। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल और इसलिए मुश्किल है कि हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, दाना। तो इसलिए सही गाना वो भी नहीं गा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादी ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे। लड़ाई बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है, दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। भले ही अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को घेरें और उनकी औकात याद दिलाने की हिमाकत करें, एहसानों को गिनाएं,
लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए पक्ष विपक्ष सभी बराबर हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों के नेताओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के 44 नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पहले ही यह जैकेट उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब बाकी वरिष्ठ नेताओं को जैकेट दी जाएगी। वही बुलेट प्रूफ जैकेट देने के मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब आपको सुनवा देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी और भाजपा के नेताओं को जहां खतरे का आकलन हुआ वहां सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। यही तो सुशासन है और यही संवेदनशील सरकार की पहचान है। जो लोग सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि योगी सरकार राजनीति नहीं, संभावित खतरे का आकलन करती है। सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति की पार्टी से नहीं, सुरक्षा की आवश्यकताओं से होता है। लोग भेदभाव किया करते थे, बीजेपी भेदभाव थोड़ी करती, न दल के आधार पर न किसी प्रकार की जाति और धर्म के आधार पर। कि सरकार का फैसला है, जो उनको उचित लगा वो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा तो कर लोगे, जनता की सुरक्षा कौन करेगा? आप तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेंगे, लेकिन जो आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं खुलेआम, उस पर आप क्या कर रहे हैं? और आप तो वैसे भी पुलिस को हत्यारा बना रहे हो। एनकाउंटर के नाम पे कितने ही ब्राह्मणों की हत्या कर दी, कितने मुसलमानों की हत्या कर दी, कितने दलितों की हत्या कर दी, कितने यादवों की, कुर्मियों की हत्या कर दी। मैं किस किस जाति का नाम बताऊं? क्या आप इस देश के न्यायालयों पे भरोसा नहीं करते? तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ये समझने की बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबको एक पैमाने पर रखते हैं। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेते हुए अपने सहयोगियों और जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उनके लिए भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने की बात कही और वो तमाम तैयारियां कर भी दी, सिर्फ इसलिए कि वो प्रदेश में सुरक्षित रहें। अब आपको दिखाते हैं ऐसी खबर जिसने सबको हिला कर रख दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कुछ ही घंटों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। दरअसल 19 साल के कुणाल का अपने माता पिता से आईफोन दिलाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद कुणाल परेशान होकर पहाड़ी पर चढ़कर वहां पर मांग करने लगा कि मुझे आईफोन चाहिए। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से चोटी पर एकदम कोने पर जाकर यह शख्स खड़ा हुआ और जब इसका पैर फिसला, इसको बचाने के लिए इसके माता पिता भी इस चट्टान से गिर जाते हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आईफोन को लेकर माता पिता से विवाद के बाद 19 साल का कुणाल किस तरीके से पहाड़ से नीचे गिर गया। उसे बचाने पहुंचे पिता भी हादसे का शिकार हो गए, जबकि मां ने भी जान गंवा दी। यानी कुछ ही घंटों में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वजह आईफोन की सनक। सिर पर चढ़ा फोन का खुमार, तबाह हुआ पूरा परिवार। पिता ने किया फोन दिलाने से इनकार, बेटे ने पहाड़ से लगाई छलांग। पिता ने किया बचाने का प्रयास, मां ने भी पहाड़ से कूदकर दी जान। संभाजी नगर टू धर्मशाला फोन बन रहा जानलेवा।
एक फोन कैसे पूरे परिवार को तबाह कर सकता है? एक फोन कैसे एक हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ सकता है? संभाजी नगर से सामने आई इन तस्वीरों से साफ हो जाता है, जहां एक 19 साल के लड़के पर आईफोन लेने की जिद का भूत इस कदर सवार हुआ कि पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। ये दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां चंद पलों के भीतर एक पूरा परिवार समाप्त हो गया। दरअसल 19 साल के कुणाल चांदगुड़े का अपने माता पिता से आईफोन दिलाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद कुणाल परेशान होकर पहाड़ी पर चला गया। जवान बेटे को पहाड़ी पर जाता देख माता पिता भी आ गए और उससे वापस लौटने की कहते रहे। आसपास के गांव के लोग और सरपंच भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने कुणाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पहाड़ी से नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। कुणाल कभी इधर जाता कभी उधर, लेकिन पहाड़ी से नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। करीब 3 घंटे तक उसे समझाने और सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश चलती रही, लेकिन वो नहीं माना। त्याचं वय 18 वर्ष होतं। ते येऊन डोंगराच्या कडेवर पोलीस डिपार्टमेंट माझ्यासोबत होतं, परंतु मुलगा ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हता। तो वारंवार जागा बदलत होता आणि आईची संवाद साधत होता। आईने सुद्धा भरपूर त्याला विनंती केली की बाळा असं नको तसं नको, पण त्यांनी काही ऐकण्याच्या तो स्थितीत नव्हता, डिप्रेशन मध्ये गेलेला होता। और तो और सुसाइड करने के प्रयास की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कुणाल को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उस पर आईफोन का भूत इस कदर सवार था कि उसने किसी की नहीं सुनी। तमाम लोगों की मौजूदगी में पहाड़ से छलांग लगा दी। उसको बचाने के प्रयास में पिता भी गिर गए। अकेली बची मां ने भी दोनों को गिरते देख खाई में छलांग लगा दी। उसका मन परिवर्तन करने के लिए हमारे लोगों ने कोशिश की और उनको समझाने का प्रयास किया। अचानक उसके पिताजी आए और उसको आत्महत्या करने पकड़े और खींचने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने उसी टाइम पे अपना शरीर झोंक के पिताजी के साथ ही वो आत्महत्या कर ली। उसके साथ में जैसे ही उसके माताजी को मालूम हो गया कि उसकी मर्द और उसका बेटे ने आत्महत्या की है बोल के, उन्होंने भी आत्महत्या की। फोन की बीमारी सिर्फ संभाजी नगर तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से भी ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 14 साल के नाबालिग ने अपने ही घर पर सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने उसे मोबाइल फोन देने से मना कर दिया था। जी हां, फोन देने से मना करना इन माता पिता के लिए कभी ना भूलने वाला दर्द दे गया। गेम खेलने के लिए फ़ोन मंगा रहा था। अच्छा। तो फ़ोन देने के लिए मना किया हुआ है, वो चार्जिंग लगाना था। तो उसी चक्कर में वो पता नहीं फिर आगे जाके उसने एक कदम उठा लिया। तो सुना आपने इन बेबस पिता का दर्द, जिनका लाडला बेटा गेमिंग की लत के चलते अब दुनिया में नहीं रहा। वहीं नाबालिगों में बढ़ती गेमिंग की लत को लेकर पुलिस ने अभिभावकों को अलर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल छोटी उम्र से ही बच्चों में यूज़ करने का जो ट्रेंड है, जो बढ़ रहा है, जो एक गांव में उसको स्वाभाविक रूप से बच्चे को खेलने कूदने का माहौल मिलता था, उस माहौल की कहीं ना कहीं हमारे अर्बनाइज सोसाइटी में कमी आ रही है और बच्चे के पास उसे कोप करने के लिए उसके पास फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसका सहारा बचता है। और अगर वो भी बच्चे को अगर नहीं मिलता है कई बार, तो बच्चा मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझाते हैं, दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। इस दिल दिलाने वाली तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। 18 साल का लड़का सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ी पर पहुंचा। चट्टान जो ये
पहाड़ आपको दिख रही है, सबसे कोने पर जाकर यह शख्स खड़ा हो जाता है और मौके पर पहुंचे पिता अपने बेटे को चट्टान से पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा ये समझ जाए और उसकी जान बच जाए कि एक फोन के पीछे कम से कम अपने जान की परवाह तो करो, अपनी जान को जोखिम में न डालो। लेकिन बेटा नहीं मानता है। उस पर ऐसी सनक सवार थी कि वो पहाड़ी से कूद गया। उसे बचाने के दौरान पिता भी नीचे गिर गए, वो भी पहाड़ से छलांग लगा देते। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, अपने बच्चे को बचाते हुए अपने बच्चे का हाथ जैसे ही वो पिता पकड़ता है, पैर फिसल जाता है और दोनों ही पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। पति और बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने देखने के बाद मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। तीनों की मौत हो गई, यानी पल भर में पूरा परिवार तबाह हो गया। एक फोन की जिद की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया। यह समझने की जरूरत है कि आज के समय में फोन अगर आपको बहुत कुछ देता है तो फोन आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है, और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही हैं। एक फोन की जिद ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें देखिए, अलर्ट हो जाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि फोन से आपको दूर रहना चाहिए। जरूरत है ये समझने की, ये देखने की, इन तस्वीरों को कि ऐसे हादसे रुकें। इसीलिए हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अपने बच्चों को समझाइए। तो मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।